अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इससे मुतल्लिक हमने गुफ्तगू करनी है और चूँकि उन्होंने 2 रोज़ पहले ही कोरोना वैक्सीन करवाई थी, तो इससे मुतल्लिक काफ़ी गलत फहमी भी है जो आवाम में इस वक्त सराहियत पा रही है। इसको हम डीबंक करने की कोशिश करेंगे अपने माहिरीन से, इसके ऊपर उनकी इंसाइट और उनका जितनी तहकीक है मुख्तलिफ ममालिक को स्टडी करते हुए वो जानने की कोशिश करेंगे। और वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत के लिए तो ऑफकोर्स हम दुआ गो हैं ही। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में थोड़ी अपोजिशन की बात जनाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफों के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात आना, फिर उसको अपनी सीईसी में उठाने की बात करना और वक्त मांगना, फिर जरदारी साहब ने किस तरह से शदीद रद्द अमल दिया नवाज शरीफ साहब से कॉल पर, और मरियम नवाज की उनसे तू मैं हुई, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। लेकिन अब जो नई हिकमत अमली पर गौर कर रही है पीडीएम की बाकी नौजमातें, पीपल्स पार्टी को तो वक्त दे दिया है लेकिन साथ ही साथ अपनी हिकमत अमली को भी थोड़ा सा मोल्ड कर रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी कौमी असम्बली से पहले इस्तीफे दिए जाएं, उसके बाद सिंध असम्बली आखिर में आए। इसके ऊपर कल मौलाना ने बताया कि ये एक मुमकिनात में से हो सकती है। दूसरी राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मार्च तो हर सूरत में होगा, ईद के बाद, मतलब छोटी ईद के बाद वो चाहते हैं कि मार्च करें, और मार्च किए बगैर कहते हैं कोई सूरत हाल नहीं है, कोई चारा नहीं है। तो अब पीटीआई के साथ या पीटीआई के बगैर, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि पीटीआई को मना लिया जाए, और एक्सपेक्ट कर रही है पीडीएम की नौजमातें कि पीटीआई की पीपल्स पार्टी की तरफ से मुस्बत जवाब आएगा। तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हमने एनालिस्ट से ये सिचुएशन ज़रा क्लियर करेंगे कि बन रहा है अपोजिशन की तहरीक का माहौल और क्या ये मौसर हो भी पाएगी। तो बुनियादी सवाल कुछ यूँ कि क्या पीडीएम क़यादत पीपल्स पार्टी को तहरीक पर राजी कर पाएगी, हाँ या नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर साथ दे रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, महमूद सरफराज साहिबा, बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब और रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले ये बताएं कि जिस तरह से सारा माहौल बन रहा है और अब पीडीएम ने थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लिया ताकि वो पीपल्स पार्टी को अकोमोडेट करें, तो इतना ज़रूरी क्यों है पीपल्स पार्टी को साथ रखना, क्या समझते हैं आप? देखिए मैडम शेख, पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ईद से पहले हो लॉन्ग मार्च या ईद के बाद, छोटी ईद के से पहले हो या बड़ी ईद के बाद हो, लॉन्ग मार्च धरनों से हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए। ये हम सारे कई मरतबा कह चुके हैं और ये हम नहीं कह रहे। ताहिरुल कादरी, इमरान खान धरने जारी थे, वो सड़कों पर थे, मौलाना साहब, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में थी और यही कुछ कह रही थी। जो कुछ आज मैं फरमा रहा हूँ यही कुछ ये फरमा रहे थे। और चीनी सदर, आपको याद होगा, चीनी सदर दौरा मुलतवी हो गया इमरान खान के धरनों की वजह से, मुल्की मईशत के वास्ते दिए गए, मुल्क कौम के मुस्तकबिल के तरले डाले गए, आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमे कायम करने की धमकियां दी गई, दहशतगर्दी के मुकदमे कायम भी हुए। लिहाजा पहली बात, असूली मंतक और अकल की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वही कुछ कर रही है जो 2014 में उसने किया था नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, कि पार्लियामेंट में रहकर लड़ाई लड़ें, सड़कों पर लड़ाइयाँ ना लड़ें। जबकि मौलाना और लीगी अपनी कही बातों से फिर रहे हैं। मौलाना ने आज भी फरमाया ऐवानों में लड़ना है तो पीडीएम क्यों बनाई। इसका मतलब है मौलाना साहब आप ऐवान में नहीं है तो आप सड़कों पर लड़ेंगे। बच्चे नहीं हैं, पता है पीडीएम तोड़ने की साजिश हो रही है। अब मैडम शेख, आपने एक मुझसे सवाल कोई कई मरतबा पूछा है कि ये पीपल्स पार्टी ऐसा कर क्यों रही है, अल्लाह आपका भला करे। अब आ जाए इस पर। माना के दोनों कातिल मकतूल पार्टियां हैं, आज महमल सरफराज हंस रही हैं तो चलो मुबारक हो सारों को। अच्छा, माना के पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून वाली कातिल मकतूल पार्टियां हैं, माना के ज़िया भुट्टो पैदावार पार्टियां, एक भुट्टो की और एक ज़िया की। माना के तारीख में बताती है कि जब जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाई तो 18 महीने बाहर रहना पड़ा और नवाज शरीफ साहब ने हाथ ना पकड़ाया, नाश्ता मुलतवी कर दिया। माना के बीबी ने मियाँ को इस्तेमाल किया, यानी नवाज शरीफ साहब को, और मियाँ ने बीबी को इस्तेमाल किया। एक ने एनआरओ किया मुशर्रफ के साथ, एक ने डील की वापस आने की। इस माना के इस जो पीडीएम में आसफा भुट्टो साहब सियासत में लाए, जरदारी साहब मरियम नवाज से लाड़काना में जिए भुट्टो का नारे लगवाए, लाड़काना में तकरीर करवाई, भुट्टो बीबी के मिजारों पर उनको ले गए। माना के जरदारी साहब ने गिलानी साहब को सेनेटर भी बनवा लिया नून लीग से के एमएनए से। माना के पीडीएम के कंधे इस्तेमाल करके अपने केसेस भी रिलैक्स करवाए। माना कि अभी वो सिंध भी बचा गए। जवाब भट्टी साहब, जवाब पे आ रहा हूं। माना अपनी सर्वाइवल को अव्वल जाना, माना वो राब्तों में भी होंगे। आपका टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन मैडम शेख, मैं आपको
बता दूंगा कि ये कोई डील हुई या ढील हुई। एक केस लगा हुआ है कि केस जरदारी साहब के सारे केसेस सिंध मुंतकिल कर दिए जाएं। अगर नैब उनकी मुखालफत नहीं करता और केसेस मुंतकिल हो जाते हैं सिंध, तो समझ जाइएगा कि दाल सारी काली है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये कोई हल्की फुल्की ढोलकी पे सब कुछ हो रहा है। लेकिन आधी पीपल्स पार्टी पर मुकदमे हैं, माना कि जरदारी साहब रास्ते निकाल रहे होंगे। अच्छा, लेकिन ये मैं फिर आखिर पे उस बात पे आना चाहता हूं, ये कहना कहां तक गलत है, आखिरी दो जुमले, ये कहना कहां क्यों गलत है कि भाई नवाज शरीफ साहब आप वापस आए इखलाकी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, और लीड करें इधर। जरदारी साहब का ये कहना ठीक है, उनको आना चाहिए, तब लीड करें ना आके। ठीक है। अच्छा, बेनजीर शाह साहिबा, जो भट्टी साहब ने पॉइंट उठाया आपकी तरफ लेके आऊंगी, क्या डील या ढील जो सिंध मुंतकिल करने के केसेस से मशरूत कर रहे हैं भट्टी साहब, आपको भी यही लगता है कि जो दरमियान में टाइम बाय किया गया है ये एक स्ट्रैटेजी है और इसीलिए हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर कोई डील होती तो मेरे तो नहीं ख्याल से कि गिलानी साहब हारते। चेयरमैन सेनेट की जो उनकी सीट थी, अगर कोई डील हुई होती तो फिर केसेस अभी खत्म हो जाते, ये 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। तो नहीं, अभी से डील मिलना शुरू हो जाती, ढील मिलना शुरू हो जाती। लेकिन जो आपका आज सवाल है, पहली बात तो लॉन्ग मार्च मुझे तो अभी सर्दियों से पहले होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक तो वैसे भी पूरे मुल्क में कोरोना के केसेस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, इन हालात में तो आपको वैसे भी लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ऐलान हो भी जाता है तो अभी रमजान है, फिर ईद है, फिर 2 महीने शदीद गर्मी पड़ेगी, तो मुझे तो अक्टूबर सितंबर से पहले लॉन्ग मार्च होता हुआ अभी नजर नहीं आता। दूसरी जो ऑप्शन है पीडीएम के पास, वो है इस्तीफों की। मेरे ख्याल से इस्तीफों पे भी पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला तो दे दिया है कि वो इस्तीफे नहीं देंगे। उन्होंने वैसे तो कहा है कि हम अपनी सीईसी को भेज रहे हैं, 4 अप्रैल को वो बैठ के इसका फैसला करेंगे, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि सीईसी जो है वो चेयरमैन और को चेयरमैन के खिलाफ एक फैसला दे। बल्कि कल नैयर बुखारी साहब से भी इस पर बात हुई और उन्होंने भी ये कहा कि सीईसी का जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि नैयर साहब, कभी माजी में ऐसा हुआ है कि सीईसी ने एक ऐसा फैसला दिया हो जो चेयरमैन के फैसले के खिलाफ हो? तो उन्होंने इसका जवाब मुझे नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जरदारी साहब ने फैसला कर लिया है कि इस्तीफे नहीं देने, तो सीईसी कहे कि नहीं नहीं, आप अपने इस्तीफे तैयार करें। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि चले अगर ये फैसला भी किया जाता है कि नेशनल असेंबली से हम पहले इस्तीफे देंगे, फिर बाकी सूबाई असेंबली से, और फिर आखिर में सिंध से देंगे। अगर आप नेशनल असेंबली से देते हैं तो ऑपोजिशन की कोई टोटल सीटें बनती हैं 157। इसमें से अगर आप पीपल्स पार्टी के निकाल लें तो और भी कम हो जाती हैं। अच्छा, इसका कोई खास हुकूमत पर दबाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि नेशनल असेंबली का कोरम पूरा करने के लिए आपको सिर्फ 20% अटेंडेंस चाहिए होती है, जो पीटीआई आराम से पूरा कर सकती है। तो अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है कि नेशनल असेंबली से हम इस्तीफे देंगे और उससे कोई खास दबाव पड़ेगा या असर पड़ेगा हुकूमत पे, तो मेरे ख्याल से उसका वो स्ट्रैटेजी जो है वो खास कोई काम नहीं करेगी। तो अभी मेरे ख्याल से पीडीएम को बैठ के ये फैसला कोई और स्ट्रैटेजी निकालनी चाहिए। इस्तीफों पे भी बात नहीं बन रही, लॉन्ग मार्च भी मेरा नहीं ख्याल है कि अभी कुछ महीने होगा, तो अब मेरे ख्याल से कोई और स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। ठीक है मजहर अब्बास साहब, लेकिन ये आपको बहुत मजे का खेज नहीं लगता कि अभी कौमी असम्बली से इस्तीफे देने की तजवीज़ आई है, फिर साथ ही साथ जैसे फैसल वावडा की जो सीट खाली हुई है उसके ऊपर ज़िमनी इंतखाब में भी हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदे, कहते हैं इस्तीफे देना मुसर है। तो फिर सुहेल वड़ाहिद साहब से माजरत के साथ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? देखिए, इस्तीफे की बात तो जाने दें ना। पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही है। मेरा ख्याल है नून लीग भी अब किसी हद तक इस मौक़िफ़ से कायल नज़र आती है, क्योंकि जब सूबाई असम्बली को छोड़ दिया गया है तो इसका मतलब ये कि पंजाब में, क्योंकि सबसे बड़ा असर तो पंजाब में पड़ता है अगर पंजाब में इस्तीफे दिए जाते, फिर उसकी बेसिक बनतक ये है कि इस्तीफे देकर आप करेंगे क्या? इस्तीफे वो लेके बैठे रहेंगे जिस तरह आप उनके इस्तीफे लेके बैठे रहे 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और इससे मुस्लिम लीग नून के टूट जाने का ज़्यादा खतरा पड़ जाएगा, क्योंकि वो फिर उसमें बार्गेन करेंगे, लोगों को उसमें ग्रुप बनाए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग का भी ये ख्याल है कि अगर इस्तीफे पे पीपल्स पार्टी तैयार होती है तब तो इस्तीफे दिए जाएं, वरना इस्तीफों का वो असर नहीं होगा जो होना चाहिए। दूसरी बात, जो अभी इस वक्त जो लड़ाई है वो है सेनेट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के मसले।
क्योंकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ऑलरेडी कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग का है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुस्लिम लीग नून का है, और सेनेट में अब लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का क्यों हो? क्योंकि पीपल्स पार्टी का क्लेम है कि सेनेट में, और सही भी है, कि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है अपोजिशन बेंचेस में। तो यहाँ ये जो बात है, और अभी भी गालिबन कल रात इत्तलात थी कि शायद खाकान अब्बासी की शरी रहमान साहिबा से गुफ्तगू हुई थी, और उसमें ज़ाहिर है बाई इलेक्शन का भी, और बाई इलेक्शन भी बड़ा दिलचस्प है कराची का। उसमें जो लास्ट वो है, उसमें पीटीआई को तकरीबन 36,000 के करीब पीटीआई के वोट थे, मुस्लिम लीग के 34,000 थे, तहरीक लब्बैक के 23,000 के करीब थे, एमक्यूएम पाकिस्तान के 12,000 के करीब थे, और पीपल्स पार्टी के 7,000 के करीब थे। तो अब अगर पीटीआई जो है, पीटीआई का अलायंस जिस तरह एमक्यूएम के साथ है, और अगर उनका तहरीक लब्बैक से भी बन जाता है, तो फिर तो ये सीट पीटीआई को चली जाएगी। अब मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि पहले शहबाज शरीफ थे तो इतना वोट पड़ा था, ठीक है, मिफ्ता इस्माइल साहब अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन क्या उन्हें इतना वोट पड़ेगा? क्योंकि बाई इलेक्शन में वैसे ही वोट कम होता है। फिर पीपल्स पार्टी सर, लेकिन जब इस्तीफा ही देने तो फिर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने का फायदा? ये मंतक जो है कि हम इस्तीफे देंगे, बाई इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे और फिर इस्तीफे देंगे, तो वोटर को क्या मजाक समझा हुआ है कि वोटर हर मरतबा एक मरतबा आपको वोट देगा, अगली मरतबा नहीं देगा? तो मेरा ख्याल है पीडीएम पहले दिन से कंफ्यूज थी, आखिरी दिन तक कंफ्यूज है। पीडीएम की हर मूव जो है वो पिट रही है, हर मूव उनको रिव्यू करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। इनके इस पूरी तहरीक का जो सबसे बड़े लूजर हैं, और वो मौलाना फजल रहमान हैं, क्योंकि वो बार बार उनको एक एम्बैरसमेंट की सिचुएशन, और मैं उस दिन चक शहजाद में था, अच्छा, आई कैन सी मौलाना फजल रहमान बॉडी लैंग्वेज। मैंने मौलाना फजल रहमान को कभी इतना टेंस नहीं देखा जितना उस दिन वो टेंस नजर आ रहे थे उसमें। तो मेरा ख्याल है कि ये इस्तीफों वाली बात तो पीपल्स पार्टी उनको तो मनवा सकती है, वो पीपल्स पार्टी से शायद नहीं मनवा सकते। अच्छा, लेकिन सर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही, एक तरह से तो अभी ये लग रहा है ऑन द फेस ऑफ इट कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा। इसकी वजह क्या थी? नहीं, अभी तो छुरे के कई निशानात ही नजर नहीं आ रहे, किसने किसके पीठ पे छुरा घोंपा है। ये छुरा घोंपने नहीं, देखिए, इसलिए कि पीडीएम तो आपको भी ये भी वाज़ेह नहीं है, पीडीएम में स्प्लिट नहीं हुई है। पीडीएम में एक वाज़ेह लाइन वो कर ली है, ड्रॉ कर लिया उन्होंने कि जी हम इस्तीफे नहीं देंगे, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, पीडीएम है भी, पीडीएम नहीं भी है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, पीडीएम है भी, पीडीएम नहीं भी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगी, उसके बाद रसूल बख्श रईस साहब और महमद सरफराज साहिबा से इस पर गुफ्तगू करेंगे। पीडीएम की दीगर नौ जमातों की तरफ से पीपल्स पार्टी के लिए गुंजाइश निकाली जा रही है और वक्त दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी को कि वो बताएं कि इस्तीफों के मामले पर कहां स्टैंड करती हैं और क्या वो तहरीक में आगे चलेंगी। तो हम यही पूछ रहे हैं अपने एनालिस्ट से कि क्या पीडीएम की दीगर नौ जमातें पीपल्स पार्टी को मना पाएंगे। रसूल बख्श साहब, आपका क्या तज्जिया इस मामले पर? मेरा ख्याल ये है कि जब से पीडीएम बनी है, कोई हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से यू टर्न की बात नहीं करता कि अगर यू टर्नों का मुकाबला किया जाए तो मेरे ख्याल में तादाद कहीं ज़्यादा बनती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हिकमत अमली जो उन्होंने बनाई थी वो आगे कभी चली नहीं, क्योंकि जो अहदाफ रखे हैं और जो उनकी स्ट्रेटजी है वो ऐसी है कि नाकाबिल अमल है, और उसमें तजादात इतना ज़्यादा है तारीख़ी तौर पर। वो कुछ जो कहते रहे हैं और जो करने चले हैं उनमें इतना तजादात है कि अवाम भी उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी समझ लिया है कि इनके साथ चलेंगे तो उनको बहुत सियासी नुकसान हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के लिए रास्ता वो बना रहे हैं कि वो वापस आ जाए, लेकिन अगर आप वक्त ज़्यादा देते हैं तहरीक इंसाफ को कि वो अपना काम जारी रखे या जो कुछ नहीं कर सकती ना करे, हुकूमत चलती रहे, और आप आखिरी साल से कुछ महीने पहले आप चाहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए, तो वो कैसे टफ टाइम देगी? हुकूमत अपनी मियाद पूरी कर लेगी। और एक साल पहले भी अगर ये असम्बली से इस्तीफा देते हैं, वो उसके बाद आप देखेंगे कि हिज़्ब इख्तिलाफ भी और हुकूमत भी तैयारी शुरू कर देगी अगले इंतखाबात के लिए।
फिर अवाम के पास जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? कि कल तो आप इस्तीफा दे के आए हैं, आज आप दोबारा वोट लेने के लिए आए हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये इनमें तजादात हैं। इन तजादात को जब तक वो समझेंगे नहीं, खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ चलेगी या चल सकती है। ये राय मेरे ख्याल में जुदा हो चुकी है और अभी उसका जो तयन होगा, और ये बात सामने बिल्कुल आपके आ जाएगी जब सेनेट के डिप्टी चेयर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर का होगा कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होता है जो असूली तौर पे होना चाहिए। उनकी सीटें तमाम दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी जमातों से ज्यादा है, तो क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? और देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेट में कम है, लेकिन यह है कि वो कौमी असम्बली में तो हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर बने। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी से मुतल्लिक भी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प है। 22 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने उनको तलब कर लिया। वो जो लीक वीडियो स्कैंडल था उससे मुतल्लिक अब तहकीकात होंगी। महमल, आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रही हैं? ना तो पीपल्स पार्टी साथ खड़ी हुई अपनी उस कमिटमेंट के जो कि अपोजिशन लीडर के साथ की गई थी, के मामले पर की गई थी मुस्लिम लीग नून के, फिर इस तरह खुलेआम रिटेलिएशन जरदारी साहब की, और अब वक्त मांगा जा रहा है। तो ये तो इतने देर हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा गया कि पीडीएम ये करेगी, पीडीएम वो करेगी, एक जरदारी सब पे भारी, और एंड में क्या हुआ? ड्रॉप सीन। नहीं, देखिए अलीना, पहली चीज तो ये है कि तहरीक चलाने पर तो मेरे ख्याल में किसी जमात का भी पीडीएम की कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, सब कायम है तहरीक चलाने के ऊपर। अच्छा। क्या अभी तक किसी ने, पीपल्स पार्टी ने या किसी ने, उन्होंने जिस चीज के ऊपर इनकार किया था वो उन्होंने कहा था कि लॉन्ग मार्च को आप इस्तीफों पर मशरूत ना करें। उस चीज के ऊपर उन्होंने बिल्कुल डिसएग्रीमेंट किया था और लगता नहीं है कि पीपल्स पार्टी अभी भी इस्तीफों के ऊपर मानेगी। लेकिन जहां तक ये कि लॉन्ग मार्च करनी है, कब करनी है, वो तो अभी पोस्टपोन हो गई है, लेकिन जब बात के लिए भी तो पीपल्स पार्टी अभी तक तो लॉन्ग मार्च करने पर और तहरीक चलाने पर तो कायम है। उन्होंने कहा कि हम पीडीएम को छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में, हाँ, दरार जरूर आई, और दरार की वजह उस दिन जो जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा, दरार की एक बहुत बड़ी वजह वो बनी। और लेकिन अभी तक पीडीएम के क्या टूटने के इम्कानात है, मुझे बहुत कम नजर आते हैं। उसकी वजह है अलीना, 2-3 वजूहत है। पहली चीज ये कि जब सारी ऑपोजिशन की जमातें, खास तौर पे 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जब इकट्ठे हों, तो उससे एक पीडीएम को जो एक मॉरल लेजिटिमेसी मिली थी, वही वजह है कि ऑपोजिशन अलायंस को भी ये रियलाइज हुआ कि देयर इज स्ट्रेंथ इन नंबर्स। वो जब तक मुत्तहिद रहेंगे तो फिर हुकूमत जो है अगर उनसे नेगोशिएट करने पर आ गई, अगर हुकूमत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, नैब रिफॉर्म्स, बाकी चीजों के ऊपर अगर बात करना चाहती है तो वो पीडीएम के ही प्रेशर की वजह से कर रही है, इसी तहरीक की वजह से कर रही है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंसेस होने का, आपसी डिफरेंसेस होने का या स्ट्रैटेजी में डिफरेंसेस होने का ये मतलब नहीं है कि तहरीक नहीं चलेगी या तहरीक जो है उसके अंदर। तो आपको लगता है वो साथ ही हैं, राजी करने का सवाल ही नहीं बनता? बिल्कुल, वो इस चीज में तहरीक के ऊपर तो साथ है, इस्तीफों के ऊपर वो स्ट्रैटेजी है। ठीक है, लेकिन महमल, लेकिन जरदारी साहब का ये कहना बड़े वाज़े अल्फाज में कि मियां साहब अगर लड़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आगे कोई भी एक्शन हो तो प्लीज वतन वापस आए, क्या ये अपने आप में एक स्टेटमेंट नहीं? मियां साहब को कहा था, मौलाना साहब को तो नहीं, लेकिन हाँ, वही तो मैं बात कर रही हूँ कि उस चीज के ऊपर बिकॉज वो एक पब्लिक एम्बैरेसमेंट कॉज हुई उसकी वजह से, जिसकी वजह से दरार जरूर आई है। लेकिन आप फिर भी देखिए कि नून लीग वालों की भी, आप इस वक्त अगर जितनी भी बात मीडिया से सुन ले, पीपल्स पार्टी की भी, इवन JUIF के लोग, इनके आपस में राब्ते भी हैं, मिल भी रहे हैं। अभी ये जिस तरह मजहर साहब ने कहा, मिफ्ता साहब की सीट के ऊपर भी बातचीत चल रही है, तो ये इनकी दरार जरूर आई है, लेकिन कोई तहरीक तो खत्म नहीं है। पीडीएम से उनको निकाल तो नहीं दिया गया या वो खुद पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ के चलेगी। दूसरी चीज अलीना, जहां तक ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की बात है सेनेट के अंदर, तो ये पीडीएम ने ही अनाउंस किया था कि नून लीग को मिलेगा, क्योंकि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी के होंगे कैंडिडेट, JUIF के होंगे डिप्टी चेयरमैन। तो ये जो है, अगर वो इस चीज को, मेरे ख्याल में उनको ये चीज पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कमिटमेंट हुई थी। तो अगर नहीं करते तो वो भी पीडीएम के अंदर जो है वो भी चीज, ये बात दरार डाल रही है। लेकिन उससे तहरीक खत्म नहीं हुई है। इस चीज के ऊपर मेरा जो है कि राजी करने में तहरीक खत्म नहीं हुई है, और ना ही पीपल्स पार्टी तहरीक से बाहर निकली है, जरूर आ गई है। आपका ये मौक़िफ़ है जनाब। हमारे पूरे पैनल पर महमल एक तरफ और बाकी सारे हमारे एनालिस्ट एक तरफ हैं। भट्टी साहब कुछ हमें इशारा भी देते हैं, कहते हैं जी डील या ढील से मशरूत करता हूँ
मैं पीपल्स पार्टी के पीडीएम में वापसी को। और वो डील जो है वो ये बताते हैं कि जो सिंध में केसेस मुंतकिल होने हैं जरदारी साहब के, वो है बड़ी अच्छी तरह हमारे सारे एनालिस्ट ने बताया और कहते हैं कि जी उनको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की वापसी होगी पीडीएम में। बाकी पैनल एक तरफ, महमल एक तरफ, वो कहती हैं पीपल्स पार्टी अभी भी साथ जुड़ी हुई है। एक छोटी सी चीज़ पर इख्तलाफ है। जनाब, अगले अपने इशू की तरफ आना चाहेंगे। कोरोना, जिस तरह के आप सुबह से न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, और ख़ास तौर पे तशवीश की लहर तब दौड़ी जब 2 रोज़ बाद वैक्सीन के उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। इससे मुतल्लिक जो गलत फहमी जन्म ले रही है उसको भी आज हम एड्रेस करेंगे और हमारे एनालिस्ट ने इसके ऊपर तहकीक की हुई है, उसको डीबंक करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत, इससे मुतल्लिक कहाँ पर कोताही हो रही है, या क्यों केसेस इतनी तेजी से इसमें इजाफा हो रहा है लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद। अपने एनालिस्ट से ये क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बुनियादी सवाल कुछ यूं कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत को किस तरह से निपटना चाहिए। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। नज़ीर शाह साहिबा, सबसे पहले आपका कमेंट चाहेंगे। देखिए, पहले तो अलीना हमें वैसे मानना पड़ेगा कि हम लोग काफ़ी हद तक ये पूरे पेंडेमिक में काफ़ी खुशकिस्मत रहे हैं। हमारे मुल्क में इतनी तेज़ी से केसेस नहीं बढ़े, इसकी जो भी वजूहात हैं। जिस तरह इंडिया में हमारे जो पीक आया था वो था मई और जून में, जब हमने कोई 6000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट किए थे। अच्छा, अब ये हो रहा है, तो उसके बाद हमारा एकदम से केसेस हमारे मुल्क में काफ़ी हद तक अगले कुछ महीने गिर गए थे और काफ़ी तेज़ी से गिरे थे। लेकिन अब ये हो रहा है पिछले 2 महीने से, बल्कि कल हमने कोई तकरीबन 4000 केसेस रिपोर्ट किए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम वापस उस जून की तरफ जा रहे हैं जो हमारे केसेस जिस तेजी से बढ़ रहे थे। अच्छा, एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और एक तरह से खतरनाक भी है, वो ये है कि पिछले साल ज्यादातर जो केसेस आ रहे थे, मतलब मेजॉरिटी केसेस, वो आ रहे थे सिंध से और खास तौर पे कराची से। इस साल पिछले 2 महीने से जो अब ज्यादातर केसेस आ रहे हैं वो पंजाब से आ रहे हैं, और पंजाब में लाहौर से आ रहे हैं। अच्छा, असद उमर साहब कहते हैं कि इसकी जो वजह है वो ये है कि जो यूके वेरिएंट है इस वायरस का, जो एक तो ट्रांसमिट भी 70% ज्यादा होता है, उसकी मोर्टेलिटी रेट भी 30 से 100% ज्यादा होती है, वो पंजाब में ज्यादा फैला हुआ है। इस वजह से पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लाहौर में परसों बल्कि पॉजिटिविटी रेट 19% था, फैसलाबाद में तो उससे भी ज्यादा था। अच्छा, इसमें करना क्या चाहिए हुकूमत को? देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसपे गौर करना बहुत जरूरी है। एक तो लीड बाय एग्जाम्पल, और ये बहुत अहम है कि अगर वजीर आजम नजर आएंगे कि वो मास्क पहन रहे हैं, अगर जो हमारी टॉप लीडरशिप है, मरियम नवाज शरीफ मास्क पहनेंगे या मौलाना फजल रहमान साहब मास्क पहनेंगे, एसओपीज को फॉलो करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो फिर बाकी लोग भी एसओपीज पे अमल करेंगे। दूसरी चीज ये है कि हमने 2 फरवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव तो शुरू कर दी, लेकिन हमने अवेयरनेस कैंपेन उसके लिए बहुत देर कर दी, जिसकी वजह से जो शुरू में डॉक्टर्स थे और बहुत से लोग अभी तक जरा घबरा रहे हैं वैक्सीनेशन लगाने से। हमारे पिछले हफ्ते तक कोई 3 लाख लोगों को हमने पूरे मुल्क में वैक्सीनेट किया था। ये बहुत कम नंबर है। इंडिया ने 3 से 4 करोड़ लोगों को कर लिया, बांग्लादेश ने कोई 20 लाख लोगों को कर लिया। तो हमारे वैक्सीनेशन नंबर्स अभी इसलिए कम है क्योंकि लोग अभी भी घबराते हैं इन पूरी चीज। और तीसरी चीज सलीना, इसके लिए बड़ी जरूरी है। देखिए, पंजाब में मेरे ख्याल से अभी भी कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने की जरूरत है। यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन बिल्कुल है और काफी देर से चल रहा है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि लाहौर में केसेस लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा है उसके ऊपर। देखा जा रहा है कि इंतजामिया की तरफ से भी थोड़ी सी कोताही की जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं बेनज़ीर। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, और लेकिन आपको हम थोड़ी सी और माजरत भी जहमत भी देंगे माजरत के साथ, क्योंकि वैक्सीन से मुतल्लिक भी आपसे भी गुफ्तगू करनी है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दीगर एनालिस्ट की राय भी और फिर वैक्सीन पर गुफ्तगू भी करेंगे। जनाब, मुल्क में बढ़ते कोरोना केसेस को हम डिस्कस करें और अपने एनालिस्ट से ये पूछें कि मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए किस तरह हुकूमत को इससे निपटना चाहिए। मजहर अब्बास साहब। लोगों को निपटना चाहिए। हर चीज़ हम हुकूमत पे क्यों डाल देते हैं? क्या मुझे नहीं पता कि ये लहर आई हुई है? क्या मुझे नहीं पता? आप जाके देखें तो लोगों में कोई ये शऊर ही नहीं है कि ये कोई बीमारी है। पढ़े लिखे लोग, बाकी तो छोड़ दें, पढ़े लिखे लोग, मैं हर चीज गवर्नमेंट पे क्यों डालूं? क्या हमें हमारे अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एक आम आदमी के अंदर नहीं है? गवर्नमेंट क्या जो फ्लॉ है वो ये है कि उन्होंने बीच में एकदम बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दे दी, जिसकी वजह से लोगों में ये तासुर गया कि शायद अब ये लहर तकरीबन खत्म होने वाली है, और वो खतरनाक था।
लेकिन वैसे अगर आप देखें, चाहे आप लीडरशिप को उठा लें, चाहे आप नीचे के लेवल पे उठा लें, चाहे मुख्तलिफ पार्क्स में चले जाएं, आप फंक्शंस में चले जाएं, लोगों के अंदर वो शऊर नहीं है कि वो कम से कम मास्क पहन ले, आके हाथ मिला लेते हैं, आके गले मिल लेते हैं। यानी वो चीजें जो बहुत आराम से अवॉइड करनी चाहिए। यानी बुरा मान जाते हैं अगर आप गले ना मिले, ठीक है, बुरा मान जाते हैं अगर आप हाथ ना मिले, तो लोगों को अपने तय एहतियात करनी चाहिए। हर चीज हुकूमत पे क्यों डाल देते हैं? आपका मौक़िफ़ है। ठीक है, महमल हंस रही हैं। महमल, इतना सीरियस इशू आप हंस रही हैं। नहीं, मैं तो मदद साहब की बात पे कह रहे हैं ना, गले मिलने ना मिलने पे माइंड कर लेते, और ये बात सही है। बहुत लोगों को ऐसे देखा है मैंने, वाकई। बिल्कुल सही है। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब मास्क लगाने का कहो तो माइंड कर जाते हैं। अल्लाह वज़ीर आज़म साहब को जल्द से एहतियाती दे और उनके माइल्ड सिम्टम्स रहे। दूसरी चीज अलीना ये है कि इसके अंदर 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो बड़ी अच्छी चीज है कि हुकूमत ने एक्चुअली ये अभी क्लैरिफिकेशन भी देना शुरू कर दी, और सही उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन भी ये शुरू कर दी है कि वैक्सीन की एक डोज लगवाने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोविड नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थेरीज इस हवाले से शुरू हो गई थी। वज़ीर आज़म साहब ने अभी 2-3 दिन पहले, थर्सडे जुमेरात को उन्होंने 2 दिन पहले लगवाई थी, तो उसके बाद लोगों को लगा कि जी वैक्सीन शायद मौसर नहीं है। वो हुकूमत ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वैक्सीन की एक डोज से तो खैर सच उस तरह भी कुछ नहीं होता, फिर उसके बाद दूसरी डोज के भी 2 हफ्तों के बाद जिस तरह एंटीबॉडीज और एक पूरी इसके ऊपर स्टडीज हैं, और फिर भी ये है कि वो ये नहीं होता कि कोविड आपको हो नहीं सकता। ये मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर एक प्रॉपर कैंपेन मजीद करने की जरूरत है। ये बहुत मौसर साबित होगी, क्योंकि वैक्सीन कैंपेन नहीं रुकनी चाहिए। दूसरा, वैक्सीन कैंपेन तो रुकनी नहीं चाहिए, और बहुत सारे लोगों को लगना चाहिए हुकूमत को मजीद वैक्सीन जो है अब हुकूमत को खरीदनी चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पाकिस्तान में वैक्सीन मुयसर हो। ना सिर्फ ये कि बड़ी उम्र के लोगों को, छोटों को भी। और आखिरी चीज वही कि हमें सबको SOP स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से अपने कहीं भी एहतियात करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन रसूल बख्श साहब एक दरमियान में थोड़ी सी रिलैक्सेशन हुई, चीज़ें खुलना शुरू हो गई, तो उससे तासुर ये गया कि शायद अब कोरोना का खतरा नहीं है। क्या आपको लगता है कि उसमें भी कहीं कोताही हुई हमसे? कोताही पता है कहाँ पे हुई है कि तालीमी इदारे खोले गए और ये कहा गया कि आप 50% तक तलबा तालबात आ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे SOPs फॉलो करेंगे। तो मैंने देखा कि कम से कम मेरी जामिया में उन्होंने वहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए लोगों को मुकर्रर किया गया। बड़ा मुश्किल था कि बच्चों को आप कहें कि आप इकट्ठे न हों, 4-5 इकट्ठे न फिरे, और इसके बाद मास्क के बगैर आप इकट्ठे नहीं हो सकते। बहुत मुश्किल था। हर जगह के ऊपर केसेस हुए हैं तालिब इल्मों के दरमियान, लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है वो है मार्केट्स में, कि मार्केट में दुकान में जाएं, मैं तो खैर जाता नहीं हूँ, अगर जाएं तो वहाँ पे ना दुकानदार ने पहना हुआ है ना ग्राहक ने पहना हुआ है, और मार्केट में लोग ऐसे फिर रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह से कि कभी कोई कोरोना वायरस यहाँ पाकिस्तान में आई ही नहीं। लोगों अच्छा, इसमें भी बड़ा अच्छा एक मैसेज है जो आपने बात कही कि जितना हो सके गैर जरूरी तौर पर आप अवॉइड करें, बाजार जाना भी आपकी अपनी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। ठीक है रसूल बख्श साहब, आपको ऑप्शन आ गया, जल्दी से भट्टी साहब। मैडम शेख, वो जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, मैंने लाहौर में 2-3 अस्पतालों में चेक किया, जगह नहीं है। वो जो जिनको डॉक्टर नर्स दवाई नहीं मिल रही, वो जो शदीद बीमार हैं या वेंटिलेटर पर हैं, इन सब के लिए दुआएं, और वज़ीर आज़म साहब के लिए भी दुआ, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे। और पहला वायरस चीन का था, दूसरा यूरोपियन, तीसरा बरतानवी, और हम अब बंद नहीं कर सकते पूरा सब कुछ। हम जितनी जो हमारी मईशत का हाल है, जो कारोबार, जो गुर्बत, जो महंगाई, जो बेरोज़गारी, तो लिहाजा एक ही आखिरी और पहली और आखिरी दरख्वास्त है, एहतियात एहतियात एहतियात। बहुत ज़बरदस्त मुख्तसर। इससे पहले कि मैं क्लोज़ करूं प्रोग्राम, बेनज़ीर एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, बड़ी ज़्यादा ये गलत फहमी है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही है, आम आवाम क्योंकि लोगों में नहीं है आगही, तो वज़ीर आज़म का जो कोविड पॉजिटिव हुआ है वैक्सीन के 2 दिन बाद, इसको आपस में जोड़ा जा रहा है। लोग यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि जी अगर तो बाद में आपने कोविड पॉजिटिव ही होना है तो वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा, इसके ऊपर आपने तहकीक की है, क्या कहेंगी? देखिए अलीना से मेमर ने भी अभी बात की, और मुझे भी आज जब ट्वीट आई फैसल सुल्तान साहब की, तो बहुत से लोगों का मैसेज आया कि अभी देखिए 2 दिन पहले तो वज़ीर आज़म को वैक्सीन लगी थी और उनको कोविड हो गया, तो क्या ये काम भी करती है वैक्सीन या नहीं? चाइना की वैक्सीन है। और लेकिन देखिए इसमें होता ये है, आप वैक्सीन लगाने के बाद क्या होता है, पहले आप 1 डोज लगाते हैं वैक्सीन की,
फिर उसके 21 दिन बाद आपको दूसरी डोज लगती है वैक्सीन की। ये मैं साइनोफार्म की बात कर रही हूँ जो हम अभी मुल्क में इस्तेमाल करें। उसके 2 हफ्ते बाद या कभी कभी 3 हफ्ते भी लग जाते हैं, आपकी एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये ऐसे नहीं होता कि आपको वैक्सीन लगी और कल आप फुली वैक्सीनेट हो गए और आपको कब कोविड नहीं हो सकता। अच्छा, यूएई में जहां पे साइनोफार्म इस्तेमाल हो रही है वहां पे वो अब तीसरी डोज भी लगा रहे हैं कुछ लोगों को वैक्सीन की, क्योंकि उनको लगता है कि, और उन्होंने ये टेस्ट करके एक्सपेरिमेंट किया है कि 2 डोजेस के बाद ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बन रही थी। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में भी इस पे थोड़ा सा काम होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए। जिनको 2 डोजेस लगी है चेक करना चाहिए कि उनकी कितनी एंटीबॉडीज बनी है, क्या 90% है, 80% है, और क्या यहाँ पे भी तीसरी डोज लगाना जरूरी पड़ेगी या नहीं। तो ये सारी सवालात हैं जिनका हुकूमत को वैसे हमें बताना चाहिए कि जो रिसर्च कर रहे हैं या ये सारी रिसर्च उनको सामने रखनी चाहिए। लेकिन मेरा मैसेज ये होगा कि अगर आप क्वालिफाई करते हैं, जैसे मैं क्वालिफाई नहीं करती, अलीना आप क्वालिफाई नहीं करती है, लेकिन जो लोग करते हैं उनको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप प्लीज जाके वैक्सीन लगाएं। यकीनन। और इसी मैसेज के ऊपर हम क्लोज करेंगे। वज़ीर इमरान खान और तमाम जितने भी मुल्क में कोरोना मुतासरीन हैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं सेहतयाबी के लिए, और साथ ही साथ ये गलत फहमी जो कि जन्म ले रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना हो गया, तो इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इनको मत जोड़िए। कुछ देर लेती है कोरोना वैक्सीन काम करने में। अगर आपको पहले का कोरोना हो चुका है या वायरस से मुतासर हो चुके हैं तो आप तब उसके बाद सिम्टम्स शो कर सकते हैं, और वैक्सीन अगर आपने ली हुई है तो इंतहा जो सिम्टम्स की है वो जाने से भी आपको बचा लेती है। तो जनाब, इस मैसेज के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी पीर को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।